नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं हूं कपिला शेखावत। इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि संबंधी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और जानकारियों को तो हम आप तक पहुंचाते ही हैं, साथ ही कुछ सफल, नवोन्मेषी और प्रगतिशील किसानों से रूबरू भी कराते हैं, क्योंकि उनका अनुभव अन्य किसानों के लिए भी बहुत लाभप्रद होता है। कृषि से संबंधित नित्य नए आयामों पर चर्चा, शोध और नवाचार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। भारतीय कृषि में अभूतपूर्व प्रगति और उन्नति के हम सभी साक्षी हैं, लेकिन वर्तमान में हम कुछ चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित मानसून, जल की कमी, मृदा क्षरण, निम्न संसाधन उपयोग दक्षता और घटते कृषि जोत आज भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं हैं। इन विषम परिस्थितियों में किस प्रकार खेती को लाभप्रद बनाया रखा जा सके, इस दिशा में जितने भी शोध और नवाचार हुए हैं वो समेकित कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को एक सफल और व्यवहार्य विकल्प दर्शाते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जैसी नवीन, नवोन्मेषी और गैर परंपरागत तकनीक को अपनाने के लिए कई विकासशील किसान आगे आए हैं, जो कठिन परिस्थितियों में संभावनाएं तलाशते हैं, चुनौतियों के बावजूद भी भविष्य का रास्ता अपनाते हैं और कठिन हालातों में भी सफलता का रास्ता बना कामयाबी का परचम लहराते हैं। एक ऐसे ही नवोन्मेषी किसान हैं श्री राकेश जी, जिन्होंने समेकित कृषि प्रणाली को सफलतापूर्वक अपने खेत पर अपनाकर आत्मसात किया है। आज हम पहुंचे हैं हापुड़ जिले के सलारपुर गांव में और आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे बेहद खास मेहमान श्री राकेश जी से, जिन्होंने समेकित कृषि प्रणाली जैसी गैर परंपरागत तकनीक को सफलतापूर्वक अपने खेत पर अपनाया और आत्मसात किया। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश कुमार, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। राकेश जी, लगभग कितने समय से आप खेती करते हैं? मैं लगभग 2000 से खेती कर रहा हूँ, खेती बाड़ी के काम में ही है। तो राकेश जी, जब आपने खेती की शुरुआत की तो शुरुआती समय में आप कौन कौन सी फसलें लेते थे? मैं पहले गन्ना जी, सरसों और गेहूं की खेती करता था। तो इन फसलों में क्या समस्या आने लगी समय के साथ? गन्ने की फसल में लेबर बहुत अधिक लगती है, रेट बढ़िया नहीं मिलते और 1 साल की खेती होती है। अच्छा, तो उसके विकल्प में फिर मैं अब जो है समन्वित खेती प्रणाली अपना रहा हूँ। गन्ने की फसल मैंने बोनी बंद कर दिया। उनके साथ साथ में आप कई और कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ कर लिया। जी राकेश जी, नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि आप गन्ने की खेती छोड़ के अब समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपना रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी कि समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल में आपके क्या क्या मुख्य घटक हैं? पहला घटक है डेयरी। जी। गाय पालते हैं जी। और कितनी गायें हैं आपके पास? हमारे पास 2 गायें हैं। 2 गायें हैं। दोनों 15-15 लीटर दूध देती है। दूसरे घटक खेती में मतलब आपने फसल प्रणाली है, आपकी फसल लगाते हैं। फसल लगाते जी। और तीसरा उद्यान की करते हैं। किस किस तरीके के आप उद्यान की या कह सकते हैं कि फलों का चयन किया हुआ है? मुख्य रूप से आम है जी। उसके सपोर्ट में किन्नो है, मौसमी है, संतरा और सदाबहार नींबू। जी जी जी। इसके अलावा और क्या क्या घटक हैं? किचन गार्डनिंग भी किया हुआ है? अच्छा, किचन गार्डनिंग साथ भी घर में किचन गार्डनिंग भी करते हैं, जिसमें घर के खाने योग्य जैविक सब्जी तैयार करते हैं, जो कि घर पे खाने के लिए यूज होता है, प्रयोग में आता है। अच्छा, तो आपके पास क्या इस जो गोबर होता है उससे क्या बायोगैस प्लांट भी बनाते हैं? बायोगैस भी बनाते हैं? हाँ, मार्च 75 में हमारे पिताजी ने बायोगैस प्लांट लगाया था, जो आज तक लगातार चालू है। गायों से जो गोबर प्राप्त होता है उसे हम गोबर गैस प्लांट में डालते हैं, जिससे गैस बनती है। गैस खाना बनाने के काम आती है तथा उससे निकला हुआ जो वेस्टेज है उससे हम कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। अच्छा, तो मतलब यानी कि आप पहले गोबर से बायोगैस प्लांट में उसको डालने के बाद उससे गैस बनाते हैं जी। गैस का प्रयोग आप घर में रसोई में करते हैं, जिससे कि खाना बनता है जी। और साथ ही साथ जो स्लरी होती है जी, उसका प्रयोग आप पुनः कंपोस्ट बनाने में करते हैं जी। इसके अलावा हमने गाय पालने की जो व्यवस्था कर रखी है जी, वो अपनी खेती की जमीन से लगभग
3 फीट की ऊंचाई पर कर रखी है। उनसे निकला हुआ जो पेशाब प्लस उनके नीचे का जो मलमूत्र है जी, प्लस उसके फर्श की जो धुलाई है जी, वो सब पानी हमारे ट्यूबवेल के रास्ते से होता हुआ खेतों में जाता है। यानी कि इनका जो यूरिन है, जो पेशाब है, उसको अलग से आपको कहीं इकट्ठा नहीं करना होता है। नहीं जी, वो सीधा आपने ड्रेनेज की ऐसी व्यवस्था बना रखी है। तो आपने पहले बताया कि ये ऊंचाई पे है जी और हमने एक तरीके से नाली बना दी है। जी, सीधा यहाँ जो डेयरी का जो मलमूत्र है वो सीधा खेतों में जाता खेतों है। में जाता है। अच्छा, इससे खेतों को खेती में कोई नुकसान नहीं होता इससे है? जो खेती में नुकसान के बजाय फायदा होता है। अच्छा, बहुत जबरदस्त फायदा है। जी, यदि सभी किसान इस बात को अपनाएं तो एक तरीके से डीएपी, यूरिया और ये केमिकल वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल में जी कई कंपोनेंट होते हैं, कई घटक होते हैं जी और एक घटक दूसरे घटक से इंटरलिंक्ड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो खेती की लागत होती है वो कम होती है। तो जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं कि समन्वित कृषि प्रणाली के मॉडल में हमने जो डेयरी को रखा है वो 3 फीट की ऊंचाई पे रखा है, यानी प्रॉपर जो ढलान कहते हैं वो रखा हुआ है, जिससे कि उनका जो यूरिन है वो सीधे खेतों में जा रहा है। इससे आपने फर्टिलाइजर या जिसको कह सकते हैं उर्वरक की भी बचत कर सकते हैं। हाँ, उर्वरक की सारी बचत होती है जी इसके पानी खेतों में जाने से। अच्छा, खेती में मतलब आप कितना उर्वरक का प्रयोग करते हैं? यदि इस तरीके का मॉडल आपने बनाया हुआ है, जी, आपने स्लरी से कंपोस्ट बना रहे हैं, यूरिन को सीधा खेतों में जिस खेत में चाहे उस खेत में ले जाते हैं, जी, तो उससे आप जो उर्वरक है उसमें कितनी बचत कर लेते हैं? उसमें डीएपी तो मैंने जो है सन 2000 से खेती करनी शुरू की थी जी, और डीएपी तो आज तक कभी खेतों में इस्तेमाल ही नहीं की है। जी, कभी जरूरत पड़ती है जी। फसल के मुताबिक तो सुपर फास्फेट और पोटास प्लस जिप्सम का ज्यादा प्रयोग करता हूँ। जी। राकेश जी, एक चीज और, एक सवाल मेरे मन में उठ जी। रहा है कि यदि मान लीजिए कोई किसान है जी और गोबर गैस प्लांट लगाना चाहता है, जी, तो उसको किस किस बातों की सावधानी रखनी होगी और क्या क्या इसकी जरूरतें हैं? क्योंकि आपका जो ये प्लांट है 50 साल पुराना है, जी। तो वो किस किस बातों का ध्यान रखे? जब हमारा प्लांट लगा था जी, तब तो केवल खादी ग्राम उद्योग वाले ही गोबर गैस प्लांट लगाते थे। जी, जो उसके बाद हमारा प्लांट लगने के कुछ माह बाद ही ये स्कीम ब्लॉक स्तर पर आ गई जी, और ब्लॉक में इसका गोबर गैस की जगह बायोगैस प्लांट नाम रख दिया गया। जी, गवर्नमेंट आज भी इस पे जो है लगभग 40% की सब्सिडी दे रही है जी, और इसके बनाने के लिए हमें ईंट और सीमेंट की जरूरत होती है, जी, जो एक लगभग 10-12 फुट का गहरा कुआं बनाना पड़ता है। और अब जो बायोगैस प्लांट लग रहे हैं जी। वो तो लेंटर से ही कवर हो जाते हैं, हम्म, लेकिन जब खादी ग्राम उद्योग के अंदर में था, गोबर गैस प्लांट के नाम से था, तब इसमें ड्रम सिस्टम होता था, जी, जो कुआं में सेंटर में धुरी डाल करके उसमें ड्रम डाल देते थे। वो ड्रम गैस जैसे ही बनती है ऊपर होता चला जाता है और जैसे ही गैस कम होती है तो नीचे होता चला जी, जाता है। रही उसकी बात सावधानी की, इसमें सावधानी बरतने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जब गैस ज्यादा बन जाएगी तो एक सिरा से गैस अपने आप ही निकल कर वातावरण में चली जाएगी। जी, जी। इससे आग वाग लगने का बिल्कुल कोई खतरा नहीं है किसी भी तरह का। तो आपने जो फ्रेश जो ताजा गोबर है उससे तो आपने गोबर गैस मैं प्लांट में हाँ, या बायोगैस प्लांट में जिसको कहते हैं, जी आपने गैस बना लिया। जी लेकिन जो स्लरी होती है जी, उसका फिर कैसे प्रयोग करते हैं अपनी खेती में? उसमें जो है ऐसा है कि गोबर गैस प्लांट में जो गोबर डलता है जी, क्योंकि वो पानी में घोल कर डाला जाता है, इसलिए वो निकलता भी पतला है। जी, उसके लिए हमने 2 स्पोर्ट बना रखे हैं। उसमें जो भी पशुओं के नीचे का सर्दी के मौसम का कूड़ा कबाड़ होता है, विराल काट के जो पशुओं के नीचे सूखा करने के लिए सर्दी में करते हैं, उसे सब इसी में डालते हैं और उससे जो है 6 महीने एक स्पोर्ट चलता है, 6 महीने दूसरा स्पोर्ट चलता है। जी, उससे हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं जो खेतों में डालते हैं और कूड़ी के खाद से इसके खाद में लगभग 1.5% नाइट्रोजन अधिक होती है। अरे वाह, जी, जी। यानी कि आपने खेती में एक चीज, एक इनपुट और कम कर लिया, जो उर्वरक की आवश्यकता है वो बहुत कम हो जाती है, कम कर दी आपने, क्योंकि आपने गोबर गैस प्लांट से जो स्लरी निकला उसका कंपोस्ट बना के आप पुनः उसको खेतों में इस्तेमाल करते हैं। यही तो है समन्वित कृषि प्रणाली। एक मॉडल या एक घटक का जो बाई प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे घटक में
एक इनपुट की तरह काम कर रहा है, जी। जिसका आपने बाखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राकेश जी, आपने खेती में समन्वित कृषि प्रणाली अपनाया है जी। और आपने बताया कि आपके पास डेयरी एक घटक है, जी उससे आप कंपोस्ट बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। जी साथ ही साथ उनका जो यूरिन है वो जी। आपने ऐसे खेती में उसका समन्वय किया हुआ है कि जो जी। आपका जो मुख्य इरिगेशन चैनल जी या मुख्य सिंचाई का जो आपका चैनल है जी उसी के माध्यम से वो आता है और जहां भी खेतों में पानी चलता है जी। उसके साथ साथ खेतों में चला जाता है। चला जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि खेती में आप जी। जो फसल उत्पादन करते हैं जी। खास करके, जी। तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल प्रणाली अपनाते हैं? यदि मान लीजिए आपके पास मेरे ख्याल से टोटल कितना 2 हेक्टेयर 2 जमीन है, हेक्टेयर जमीन है जी। मेरे पास। तो उसमें आप क्या क्या फसल प्रणाली अपनाते हैं? उसमें 1 हेक्टेयर में जी। धान और धान। गेहूं की फसल पैदा करते हैं। धान आपने खरीफ में, गेहूं रबी में, जी। और जायद में आप क्या लेते हैं? उसमें गेहूं कटने के बाद उसमें ढैंचा ढैंचा ले लेते हैं। ढैंचा उसके हरी खाद के लिए ढैंचा इस्तेमाल करते ढैंचा का इस्तेमाल करते हैं। जी। अच्छा, दूसरा जो हैं। दूसरी जो है उसमें मैं धान धान के बाद सरसों सरसों और सरसों के बाद मूंग की खेती करते हैं। मूंग की खेती करते हैं। मतलब मुख्य रूप से आप 2 फसल प्रणाली आपने अपनाया हुआ अपनाई है। है। एक बार 15 बीघे में करता हूँ, एक जी। बार 15 बीघे में करता हूँ। जी। तो धान में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां आप लेते हैं? धान में पूसा की 1692 है। जी। मतलब मुख्य रूप से आप जो भी फसल में प्रजातियां होती हैं पूसा संस्थान से पूसा संस्थान से अच्छा, जाके बीज लाते हैं। सरसों के भी मतलब आप बीज वहीं से ले आते हैं? सरसों के बीज भी वहीं से लाते हैं जी। और 444 पूसा की मूंग लगाता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे फसलोत्पादन की तो बात हो गई, साथ ही साथ आपने, मैं देख रहा हूँ कि वानिकी का भी आपने बहुत बढ़िया समन्वय किया हुआ है, जिसमें कि आपने यूकेलिप्टस लगाया हुआ है, सफेदा। तो इसका यहाँ इस चैनल पर, मुख्य चैनल पर लगाने का क्या अभिप्राय है? इसका जो है मुख्य चैनल, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिंचाई होती है वो अभी भी कच्ची नालियों से होती है जी। और नाली की दोनों मैंडों पर जी हमने सफेदा लगाया हुआ जी। है। जी। एक तो उससे हमें इस बात का फायदा हो जाता है कि नाली से जो पानी का रिसाव होता है, क्योंकि नाली के साथ साथ फसल में ज्यादा तराई रहने के कारण पैदा कम होती है जी। तो सफेदा लगा, यूकेलिप्टस लगाने के कारण जो है, एक तो जो है नाली के साथ साथ ज्यादा गील नहीं रहती है जी। दूसरे, ये लगभग 7-8 वर्ष में तैयार हो जाता है पौधा जी। और एक पौधे का वजन लगभग 5 से 7 कुंटल हो जाता है, जी। जो आज के रेट के हिसाब से एक पौधे की कीमत जो है लगभग 5000 रुपये बैठती है। जी। केवल नाली पे ही यूकेलिप्टस लगाते हैं, बीच खेत में हम जो है यूकेलिप्टस नहीं लगाते। तो लगभग कितनी दूरी पे आप यूकेलिप्टस लगाए हुए हैं? मैंने तो बहुत नजदीकी में लगाए हैं, जी। जो 2.5 से 3 फुट की दूरी पे एक यूकेलिप्टस लगाया। जी जी। तो इस प्रकार मतलब कृषि वानिकी का भी समन्वय करके आप इससे लाभ ले रहे हैं। 1 हेक्टेयर में, मतलब 2 हेक्टेयर जो जमीन है हमारी, उसकी सिंचाई की जो नाली है उस पर मैंने 530 पेड़ लगाए हुए हैं। जी जी। और एक पेड़ की 5 साल बाद जो है, 5 से 6 साल बाद जो है लगभग 5000 रुपये कॉस्ट आज के रेट में है जी। हो सकता है उस वक्त ज्यादा हो जाए जी। तो 5-5-25 लगभग 25 लाख रुपए, ये हमारा एक तरीके से ऐसा समझो कि एफडी हमने बैंक में कर दी। जी जी। 5 से 7 साल के बीच में ये हमें जो है लगभग 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। जी। राकेश जी, आपने उद्यानिकी में, यानी कि जिसको कह सकते हैं कि फलदार वृक्ष भी लगाए हुए हैं जी। उसमें कौन कौन से पेड़ आपने लगाए हुए हैं? खेती के साथ साथ मैंने आम का बाग लगाया है जी। आम के बाग में रामकेला है जी। दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है और गुलाब जामुन है। मिक्स आम के बाग लगाने, पौधे लगाने से फल ज्यादा आता है। यदि उसमें एक में आप चौसा लगाएंगे, एक में दशहरी लगाएंगे तो उस तरीके के लगाने से फल कम आता है। यदि हम मिक्स करके लगाएंगे, एक रामकेला, एक चौसा, एक दशहरी, एक लंगड़ा, एक गुलाब जामुन, उस तरीके से हमारे आम के बाग में लगभग हर वर्ष बगैर किसी दवा के, केमिकल के, लगभग 70-75% फल हर वर्ष आता है। तो जैसे कि आपने कहा कि ये जो आपने बायोगैस प्लांट के बाद जो स्लरी होता है उसका कंपोस्ट बनाते हैं जी। तो कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग इस कंपोस्ट खाद का प्रयोग जो है उससे कोई फायदा होता है? उससे हम कंपोस्ट खाद सारा खेतों में डालते हैं जी। उससे हमें जो हम आम के पौधे लगा रखे हैं हमने, उन्हें एक्स्ट्रा कोई जो है
उर्वरक नहीं देना पड़ता जी और फसल को भी हम जो है नाम मात्र के बराबर उर्वरक दें। जी। तो अच्छा प्रधान जी, इसमें कोई पूसा की भी आम की प्रजाति लगाए हैं क्या? हाँ, मैंने इसमें आम में बीच बीच में जो है आम की प्रजाति पूसा से अमरपाली की पौध मंगाई थी जी, और मैंने जगह जगह बीच बीच में जो 4 पौधों के बीच में एक पौध अमरपाली की भी लगाई। तो ये आम के अलावा और क्या क्या लगाए हुए हैं? आम के अलावा पूसा से मैंने किन्नू लगाया है, जी मौसमी लगाई है, जी संतरा लगाया है जी और सदाबहार कागजी नींबू लगाया है। जी पूसा की जो नींबू की पौध हैं जी लगभग 1 वर्ष के भीतर नींबू देना शुरू कर देती है जी जी और किन्नू और मौसमी 2 साल के अंदर उसमें फल आना शुरू हो जाता है। जी। यानी कि आपने फसलोत्पादन के साथ साथ उद्यानिकी को भी अपने इस पूरे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल में समन्वित किया हुआ है जी और इससे भी आप अलग से एडिशनल आय और जिसको कह सकते हैं इनकम ले रहे हैं। जितना लगभग मुझे कृषि उत्पादन से आमदनी होती है लगभग उतनी ही मुझे जो है फलों से आमदनी हो जाती है। तो राकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो आपका मॉडल है पूरे तरीके से सामयिक मॉडल है, जी इसमें कई घटकों को आपने मिश्रित किया हुआ है जी और आप लाभ कमा रहे हैं। जी तो जैसे कि यदि 1 हेक्टेयर का आपके पास जमीन है तो जी। उससे यदि आप एकल फसल प्रणाली ले रहे हैं जी या एक तरीके से कहें कि धान ले रहे हैं और गेहूं ले रहे हैं जी तो उससे कितना आमदनी होगा और आपका ये जो मॉडल है जी। उसमें कितना आमदनी होगा? ऐसा है जी, 1 हेक्टेयर में लगभग 60 कुंटल गेहूं पैदा हो जाता है जी और लगभग 60 कुंटल धान पैदा हो जाता है। जी गेहूं की लागत भूसे से निकल आती है जी तो लगभग 1.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट हमें गेहूं से प्राप्त होता है जी और लगभग 1,80,000 रुपए जो है धान की बिक्री होती है, लेकिन उसमें लगभग 70% लागत आ जाती है। जी। तो इस तरीके से मोटा मोटी देखा जाए तो 1.5 लाख रुपया गेहूं का और 90,000 रुपए 90,000 रुपया धान का आपको नेट प्रॉफिट होता है 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में। तो 90,000 रुपया आपका धान से और 1.5 लाख रुपया आपका गेहूं से, यानी कि टोटल 2,40,000 रुपया 1 हेक्टेयर में आप प्राप्त कर सकते हैं खेती से। लेकिन यदि अब ये आपका मॉडल है सामयिक कृषि प्रणाली मॉडल, जी 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 जिसमें कि आप 2 तरीके की फसल प्रणाली ले रहे हैं। जी एक है धान, गेहूं और ढैंचा जी और एक है धान, सरसों और मूंग। मूंग। तो इनमें टोटल फसल प्रणाली में आपको कितना उत्पादन होता है? जब आप खेत को 2 पार्ट में बांट दिए, जी बांटने के बाद आपको यदि ये कहा जाए कि 1 हेक्टेयर में कितना इनकम होगा, कितनी आय आएगी शुद्ध आय, तो वो कितना लगभग आएगा? लगभग ऐसा है जी, जी खेत को हम 2 हेक्टेयर जमीन है, जी। 1 हेक्टेयर में 1 वर्ष धान और गेहूं करता हूँ। जी 1 हेक्टेयर में धान और गेहूं काटने के बाद उसमें जो है हरी खाद के लिए मैं ढैंचे का इस्तेमाल करता हूँ। जी ढैंचे की बुआई करता हूँ, उससे हरी खाद लगाता जी। हूँ। दूसरी हेक्टेयर जो बचती है हमारी, उसमें 1 वर्ष में मैं वो गेहूं, सरसों और मूंग तो पैदा करता हूँ। जी तो 1 हेक्टेयर में धान और गेहूं के मुकाबले लगभग उसमें जो है 1.5 गुनी ज्यादा आमदनी हमें होती है। जी। क्योंकि आपने ढैंचा लगाया तो जो ढैंचे का एक स्वभाव होता है कि जो वायुमंडल का जो नाइट्रोजन होता है उसको स्थिरीकरण करके जो आगामी फसल होती है उसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो कम करती है। जी तो इस तरीके से आपने जो एक तरीके से इनपुट कॉस्ट हो गया जी उसमें कमी कर लिया, जी। तो उससे पैदावार में वृद्धि हो गई। वृद्धि हो। और दूसरा आपकी जो फसल प्रणाली है धान, इसके बाद आप सरसों लेते हैं और साथ में मूंग लेते हैं, मूंग लेते हैं। तो उसमें आपको कितनी आमदनी होती है? उसमें जो है मूंग जो हमारी तीसरी फसल है जी उसमें हमारा केवल 1 किलो बीघे का बीज लगता है जी और लगभग जो है 1 कुंटल बीघे की मूंग हो जाती है 444, जी जो पूसा की वैरायटी है। जी और आज के मार्केट रेट के हिसाब से मूंग के रेट 90 रुपए किलो है। जी तो 15 नम्मा 135, 1,35,000 रुपए की हमारी मूंग की बिक्री हुई और उसमें जो है लागत मात्र जो है केवल लगभग 15 से 17,000 रुपए हमारी आती। जी। तो एक तरीके से कहा जाए कि यदि ये टोटल आपका जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है, सामाजिक कृषि प्रणाली मॉडल है, जिसमें कि आपने डेयरी को और इसके साथ बायोगैस प्लांट और हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी, वानिकी और फसल प्रणाली को इकट्ठा करके आपने ऐसे समन्वित किया है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, इंटरलिंक्ड है। तो इन सब से यदि आपको कहा जाए कि आप कितना इनकम ले रहे हैं, कितना आय ले रहे हैं,
यदि हम धान गेहूं की, आपने जैसा कि बताया कि 2,40,000 रुपया हम उससे नेट इनकम ले सकते हैं, या पहले आप लेते थे, या जैसे कि खेती में लिया जा सकता है। लेकिन आपने समेकित कृषि प्रणाली मॉडल यदि अपना लिया तो इसमें आप टोटल कितना इनकम ले पाएंगे या लेते हैं? 2 हेक्टेयर जमीन में फसल चक्र हमने अपनाया हुआ है जी। एक बार 1 हेक्टेयर में धान, सरसों और मूंग पैदा करते हैं, उसी के साथ में दूसरी हेक्टेयर में धान और गेहूं पैदा करते हैं। जिस हेक्टेयर में हमने इस साल धान, सरसों और मूंग लगाई है, अगले वर्ष उस खेत में हम केवल धान और गेहूं लेंगे। जिसमें इस साल धान और गेहूं लगाया है, उसमें अगले वर्ष हम धान, सरसों और मूंग लेंगे। टोटल इनकम जो है हमारी लगभग 5.5 से 6 लाख के बीच टोटल खर्चा काटने के बाद आ जाती है। 6 लाख के आसपास लगभग टोटल आमदनी हमारी हो जाती है, आ रही है। यानी 1 हेक्टेयर में यदि हम कहें तो 1 हेक्टेयर में लगभग जो है 3 लाख के करीब हमें आमदनी हो जाती है टोटल खर्चा काटने के बाद। तो राकेश जी, आपने टोटल 2 हेक्टेयर में मॉडल अपनाया हुआ है और इससे आप बता रहे हैं कि लगभग 6 लाख रुपए तक हमारी शुद्ध आमदनी, शुद्ध आय आ जाता है जी। और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि यदि धान गेहूं की खेती करेंगे तो उससे इनको 2 हेक्टेयर में 2,40,000, यानी 1 हेक्टेयर में देखा जाए तो 1,20,000 रुपए की आमदनी होगी। इस तरीके से यदि समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल अपनाते हैं 1 हेक्टेयर एरिया में, तो लगभग 3 लाख रुपए के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो 1,80,000 रुपया एडिशनल प्रॉफिट मिल रहा है। या इस तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल एकल प्रणाली मॉडल की अपेक्षा में बहुत बढ़िया और आमदनी देने वाला है। और साथ ही साथ इसमें इंटीग्रेशन करने से आपको जो उर्वरक की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी आप कम कर सकते हैं, ताकि और साथ ही साथ आप जैसे बायोगैस प्लांट लगाने से जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसकी भी कमी हो रही है। राकेश जी, एक चीज खेती में और है कि रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, मतलब कि युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए खेती में। तो जैसे कि धान और गेहूं की खेती यदि करते हैं तो उसमें जब फसल खड़ी होती है तब तो काम होता है, लेकिन जब फसल नहीं होती है तो काम नहीं होता है। लेकिन साथ ही साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है जिसमें कि आपके कई घटक हैं, तो इसमें तो आपको सालों भर काम की जरूरत पड़ती है। तो इसमें यानी हम कह सकते हैं कि रोजगार की ज्यादा संभावनाएं हैं। इसमें आपका क्या विचार है? इसमें ऐसा है जी, गेहूं हमने बो दिया, नवंबर के महीने में गेहूं बोता है किसान जी, और अप्रैल में कटता है जी। इस बीच में किसान खाली रहता है जी। लेकिन नींबू एक ऐसा पौधा है जो पूरी साल नींबू देता है जी, और लगभग पूरी साल ही जो है उसकी आमदनी रेगुलर बनी रहती है। जी। दूसरे फसल चक्र अपनाने से, साथ में उद्यान में भी फसल चक्र अपनाओ। एक तरह का कोई भी उद्यान नहीं लगाना चाहिए किसान को। किसी वजह से आम की फसल मर जाती है तो हमारा नींबू लगा रहेगा, तो हमें आमदनी पूरी साल लगातार रहेगी। ईख की फसल हमने इसलिए बंद की क्योंकि 1 साल में ईख की फसल तैयार होती है और 5-7 महीने में गन्ने का पेमेंट मिलता है जी। तो पैसा जो है साल में 1 बार देखने को मिलता है। लेकिन फसल चक्र अपनाने में पूरे वर्ष ना तो हम खाली रहते हैं जी, और पूरे वर्ष हमारी जेब में पैसा भी रहता जी। कभी आम चल गया तो कभी नींबू चल गए, नींबू खत्म, नींबू चल गए तो उसके बाद कभी किन्नू चल गई, कभी मौसमी चल गया, कभी संतरा चल गया। बीच बीच में एक्स्ट्रा में जो है जो हमारी आमदनी है वो 6 महीने में गेहूं की हो गई और 6 महीने में जो है धान की हो गई। इसके अलावा रही बचत की बात, बचत के लिए वानिकी में यूकेलिप्टस से अच्छा कोई उपाय नहीं है। लगभग 5 से 6 वर्ष में मैंने केवल नाली की डोल पर जो है यूकेलिप्टस लगाया है। 530 पौधे हैं, एक पौधे की कीमत लगभग आज के रेट में 5,000 रुपए बैठती है जी। उस वक्त हो सकता है कि रेट डौड़े हो जाए, कुछ ना कुछ तो रेट बढ़ेंगे जी। तो उस वक्त लगभग जो है 25 से 30 लाख के बीच हमारी जो है एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी। रोजमर्रा का खर्चा हमारा उद्यान एवं कृषि से चलता है, लेकिन इकट्ठे पैसे के लिए 5 से 7 वर्ष के बीच में हमें 25 से 30 लाख रुपए सफेदा से प्राप्त हो जाएगा जी। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि समन्वित कृषि प्रणाली अपनाने से साल भर रोजगार मिलेगा और इनकम भी आपको साल भर मिलता रहेगा।
कोई ना कोई कंपोनेंट आपको पैसा देता रहेगा। जी इस फसल प्रणाली या इस तरीके के कृषि के अपनाने से आपको साल भर रोजगार और आमदनी मिलता रहेगा। कई तरह की खेती करने से एक तो ये फायदा होगा, जी मान लो किसी वजह से जो है गेहूं की बालें आने के वक्त ओले पड़ जाते हैं, जी तो उससे हमारी फसल डेड हो जाएगी। जी लेकिन उसके विकल्प में हमारी सरसों है, उससे आमदनी हो जाएगी। जी या एक मान लो एक ही फसल हम अपनाते हैं और वो फसल हमारी प्राकृतिक आपदा से खत्म हो गई, तो हम पूरी साल के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। जब हम कई तरह की फसल अपनाएंगे, एक फसल यदि प्राकृतिक आपदा से मर जाएगी तो दूसरी बची रहेगी, तीसरी बचेगी, चौथी बचेगी। तो ना तो ही बागवानी में एक तरह का फल लगाओ, पेड़ लगाओ, और ना ही जो है खेती में एक ही खेती पे डिपेंड मत रहिए, बार बार खेती चेंज करिए। उससे एक तो एक फायदा होता है कि जमीन की उर्वरा शक्ति बराबर बनी रहती है। जब हम फसल चक्र अपनाते हैं, कम लागत लगानी पड़ती है, अधिक पैदा होती है। यदि हम एक ही फसल को बार बार बोएंगे, अब जैसे गन्ना है, लोग जो है गन्ने के खेत में गन्ना, गन्ने के खेत में गन्ना करते हैं, तो अब गन्ने में इतनी बीमारी पैदा हो गई है, कोई पेस्टिसाइड लगाना है हम, लेकिन गन्ने की बीमारी नहीं रुक दे रही। जी तो उससे जो है कभी भी किसान को एक ही फसल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यानी कि आप समन्वित कृषि प्रणाली करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और पर्यावरण परिवर्तन से जो आपको हानि होती है, जो नुकसान होता है, वो आप नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। जी राकेश जी, जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारा जो YouTube का चैनल है, जो पूसा संस्थान का चैनल है, उससे कई किसान भाई जुड़े हुए हैं जी। और यह कार्यक्रम वो जब देखेंगे तो बहुत ये प्रेरणादायक होगा उनके लिए। तो उनके लिए आपका कोई सलाह कि इस तरीके का यदि आप मॉडल अपनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो भी भविष्य में अधिक से अधिक लाभ कमा सके? किसान भाई, मेरी तरह का यदि कोई मॉडल अपनाना चाहते हैं जी, तो सबसे पहला काम फसल बचाने के लिए नींबू खेत की मेंड पर किलौंदा लगाएं, नींबू लगाएं। उससे एक तो किसान की आमदनी होगी, दूसरे जंगली कोई भी पशु किलौंदे की बाउंड्री पार नहीं करता है, देसी नींबू की बाउंड्री पार नहीं करता है। रही अंदर खेत की बात, खेत में नींबू वर्गीय जितने भी तरह के पौधे हैं, चाहे मौसमी है, किन्नो है, संतरा है और कोई है इस तरह का, उसे कोई भी जंगली जानवर नहीं खाता है। खेती में यदि जंगली जानवरों से बचानी है तो सबसे पहले नींबू वर्गीय पौधे लगाएं, मेंढों पर किलौंदे और देसी नींबू लगाएं। समेकित कृषि प्रणाली के बहुत से लाभ है, जिनमें नियमित आय और रोजगार के साथ में पोषण सुरक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। पोषण सुरक्षा की बात करें तो हरी सब्जियों का विशेष महत्व है, और खास तौर पर सर्दी के समय में, जहां वो हर भोजन की थाली का एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो राकेश जी की फार्म पे एक किचन गार्डन भी है, और हम बातचीत करते हैं शारदा जी से, जो कि राकेश जी की धर्मपत्नी है, और वो ही इस किचन गार्डन को मेंटेन करती है। तो शारदा जी, आपने अपना ये जो किचन गार्डन बनाया है, इसमें आप कौन कौन सी सब्जियां लेती हैं? ये जी पालक है जी, मेथी, हाँ, धनिया, हरी सब्जियां, हरी सब्जी जितनी भी सर्दियों में हरी सब्जी होती है, जी जी, सारी इस्तेमाल करते हैं जी। हम घर की सारी सब्जी, घर की पैदावारी करते हैं। वहाँ मिर्ची भी लगा हाँ, रखी है मिर्ची आपने? भी लगा रखी है, और बैंगन भी देख रहे हैं। हाँ जी, बैंगन भी है, और देखो पालक भी है, हाँ, और ये बाकला होता है जी, ये खड़ा बाकला, जी, ये बाकला भी, ये भी सर्दियों में होता है। और ये इस बड़ी क्यारी में यहाँ ये लहसुन है। अच्छा, तो ये तो वर्ष भर के लिए आप रख लेते होंगे? हाँ जी, घर के। और बॉर्डर्स पे आपने कुछ फल भी लगाए? हाँ जी, ये पपीते हैं, अमरूद का पेड़ है, ये नींबू है, और देखो वहाँ रमास है। जी जी जी। तो लगभग जो अपनी घर की जरूरत होती है वो सारी सब्जियां हाँ आप ही उगाते हैं? हाँ जी। तो खाद इसमें कोई आप डालते हैं बाहर से या नहीं, जो नहीं गोबर जी, का? ये अपने गोबर गैस का खाद डालते हैं। यानी कि पूरी तरह से ये हाँ, जैविक है? हाँ, जैविक। तो इन सारी सब्जियों का बीज वगैरह आप कहाँ से लेते हैं? जी, पूसा से आता है। हाँ, वो वेजिटेबल किट हाँ, हमारे संस्थान हाँ, से मिलता है। हाँ, जी हाँ, जी। तो ये पालक और मेथी, ये सब पूसा के आए हुए जी। यानी जरूरत की जितनी भी जो सब्जियां हैं वो किचन गार्डन में ही उत्पन्न होती है, पूर्ण तरह से जैविक रूप से तैयार होती है, जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह शामिल नहीं है। किचन गार्डन मेंटेन करके आप पोषण सुरक्षा के साथ साथ अपनी आय को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं
कि पूसा समाचार का यह खास अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। समेकित कृषि प्रणाली मॉडल से जुड़े आपके सवाल, प्रतिक्रियाएं और सुझावों के लिए आप हमारे पूसा संस्थान के चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ विशेष विषयों पर हम विशेषज्ञों की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।